हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। हम मिलते हैं डेली और क्लासेस भी करते हैं। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं सोशल साइंस की क्लास, जिसको हम SST कहते हैं। सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन। ये पेपर 50 नंबर का है, 40 प्रश्न है, 15 ऑब्जेक्टिव है और पासिंग आपका 25 के ऊपर है। 25 के ऊपर, ठीक है। 25 आएगा तो पास है, 24 आएगा तो बैक लगेगी। ये एक शेड्यूल है जो जानते रहिए हर सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले। 50 नंबर के पेपर में यह तीसरा पेपर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम इसमें अच्छे से लिख पाते हैं, ज़्यादा लिख पाते हैं, कॉपी फिल होती है और नंबर हम अच्छा गेन करते हैं और हमें ईजिली नंबर मिल जाता है। 90% का टारगेट अगर किसी बच्चे को अचीव करना है तो ये 3 पेपर तो 50 नंबर के हैं। एजुकेशन पेपर 1, पेपर 2 और ये पेपर फिफ्थ यस, हाँ, फिफ्थ पेपर है। अगर आप हर सेमेस्टर में इन तीनों को अच्छे से लिख रहे हैं, इनकी नोट्स बना रहे हैं, डेली लिख रहे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन अच्छे तरीके से आंसर राइट कर रहे हैं तो नंबर आपको बढ़िया मिलता है। 25 नंबर वाले में नंबर वैसे भी पासिंग ही मिलते हैं, कम मिलते हैं, तो इतना ध्यान रखा करिए। चलिए आइए आप करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे गुप्त राजवंश के बारे में। चंद्रगुप्त के राजवंश के बारे में तो हम पढ़ ही रहे थे, लेकिन गुप्ता डायनेस्टी जो है उनके बारे में अब हमें जानना है कि इनके बारे में क्या है, इनके संस्थापक क्या थे, इनके शासक क्या थे, इनके यहाँ क्या क्या चीज़ें होती थी, दादा परदादा पोता नाती कौन कौन थे उनके बारे में, कहाँ कहाँ लड़ाई किए, कहाँ कहाँ जीते, इनके बारे में हमें इसमें जानने को मिलने वाला है। तो गुप्त राजवंश के बारे में शुरुआत होने चल रही है। इससे पहले आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको हर क्लास का वहाँ पर दिया जाएगा और इन सभी का PDF आपको लेना है तो टेलीग्राम पर आपको शिव सर से कांटेक्ट करके लेना होगा। आपको हर एक चीज़ वहाँ पर शेड्यूल वे में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए जानते हैं कि आखिर जब चंद्रगुप्त के बारे में इतना कुछ देखा समझा जाना तो गुप्त राजवंश के बारे का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, क्या थी, कौन बनाया, क्या किया। सबसे ज़्यादा पॉइंट जो आता है हमको ना, वो इनके मतलब जो संस्थापक हैं उनसे ही अक्सर पूछा जाता है, जिसको लेकर हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि हमें इसमें क्या बताना या क्या करना होगा। तो चलिए देखते हैं। कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है हमारी आज की इस क्लास की, जहाँ पर हम गुप्ता डायनेस्टी का जो एक इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है, उसके बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। तो तैयार है जानने के लिए? ओके, आइए जानते हैं क्या। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि गुप्त साम्राज्य का परिचय क्या है, क्या था, कैसे था। तो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जब एंड हुआ ना, उनका पतन हुआ, तो उसके कई दशक तक, 500 साल तक कोई बड़ा साम्राज्य नहीं निकल कर आया। इतना शक्तिशाली राजा, मंत्रिमंडल, पूरी व्यवस्था, ऐसा कोई भी साम्राज्य देखने को कई सालों के इर्द गिर्द 500 साल तक नहीं देखने को मिला। उसके बाद धीरे धीरे कहीं जाकर गुप्त साम्राज्य की एक न्यूज़ लोगों के दिमाग में दिखने लगी या चर्चा में आने लगी। तो कहते हैं या कहा गया है कि गुप्त राजवंश की स्थापना जो हुई है 275 ईस्वी में महाराजा गुप्त के द्वारा हुई है। किसके द्वारा हुई? गुप्त के द्वारा। तो ये एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो उनका नाम श्रीगुप्त है। हमें यह निश्चित रूप से अभी तक पता नहीं है कि उनका नाम श्रीगुप्त था, केवल गुप्त गुप्त भी कहा गया है। उस विषय में कोई भी लेख अथवा सिक्का अभी तक नहीं मिला है। मतलब ये कहते हैं ना कि ये जो इन जानकारियाँ मिली हैं, जो लोग खोदने गए थे कि मतलब डिगिंग हुई और जो भी चीज़ें मिली उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जिनमें आज भी मतभेद है। कोई जो कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है और हम उन्हीं किताबों में पढ़ते, इसीलिए हम जब डेट में कंफ्यूज होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि कोई एग्जैक्टली डेट बताता नहीं है, सब अनुमान वहाँ पर प्रिडिक्शन करते हैं। हर चीज़ को अजम्पशन करते हैं, एज्यूम करते हैं कि ऐसा हुआ होगा या उस समय का टाइम ड्यूरेशन ऐसा रहा होगा, जिसके बेसिस पे ये निर्णय लिया जाता है। तो रही बात संस्थापक की या डेट की, ऐसी कोई चीज़ें रहती है तो उनमें बड़ी कन्फ्यूजन जो होती है वो इसी वजह से क्रिएट होती है। तो जब अलग अलग लोग खोजने गए और अलग अलग लोगों ने इनके बारे में काफ़ी कुछ खोजा और देखा, तो सबको ये एक तो 275 वाली जो डेट है ये मोस्टली लोगों ने हाँ बोला कि हाँ ये सही है, इस वजह से इनकी यह डेट रखी गई और 275 ईस्वी कही गई। और श्रीगुप्त के द्वारा जो इनाम पड़ा है ये काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रिकमेंड किया। फिर कहते हैं कि 2 मोहरें मिली हुई है, जिनमें एक के ऊपर संस्कृत और प्राकृत भाषा का मुद्रा लेख था जिसको गुप्त से अंकित किया गया था। दूसरी जो मिली थी वो संस्कृत में श्रीगुप्त से अंकित था। मतलब 2 हमको मोहर मिली थी, सिर्फ 2 मोहर, कोई सिक्का, कोई अभिलेख, कोई ग्रंथ टाइप का कुछ भी नहीं मिला था कि जिनके बारे में हम जान पाते। अगर कुछ मिला भी था तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक संस्कृत और प्राकृत भाषा में लिखी हुई मुद्रा लेख मिली जिसका नाम गुप्तस्य था।
और एक उनके ऊपर और एक दूसरा और मिला जिसमें श्री गुप्तस्य है। यहाँ पर श्री नहीं लिखा, वहाँ पर श्री लिखा हुआ। तो हो सकता है कि वो टाइम ड्यूरेशन जो है डिकेड है बदला होगा या चीज़ें उसमें चेंजेस हुई होंगी, तो उसके बाद कुछ ऐसा सीन रहा होगा। तो यही जानकारी हमको उन लोगों के बारे में अभी तक सिर्फ इतनी ही प्राप्त हुई है। आगे बढ़िए। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जब इनके बारे में ना बहुत कुछ पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि ये पता चलता है कि गुप्त वंश का दूसरा शासक घटोत्कच था। पहला कौन था? श्रीगुप्त। दूसरा जो राजा रहा है वो घटोत्कच हुआ, जो श्रीगुप्त का पुत्र था। पिता के बाद पुत्र ही गद्दी पे आता है। यह जानने को मिलता है कि प्रभावती गुप्त के पूना और ऋद्धभद्रपुर ताम्रपत्रों में केवल उसी गुप्त वंश के प्रथम शासक आदिराज बताया गया। मतलब जो भी लोगों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ, जो भी ताम्रपत्र या जो कुछ भी हमें प्रूफ के रूप में मिला, एविडेंस के रूप में, उसमें ये कह सकते हैं कि अलग अलग नाम, जैसे चाणक्य के नाम ढेर सारे हैं, वैसे इन लोगों के भी नाम काफ़ी ज़्यादा हुए। कभी कभी तो इनको इनकी उपाधियों के नाम से भी बुलाया गया था। तो आदिराज की उपाधि शासक के नाम से भी गुप्त वंश के प्रथम शासक का नाम वहाँ पर रिकमेंडेड है या लिखा हुआ है। तो ये बात थोड़ी सी थी जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के रूप में बताई। चलिए मैं आपको बताती हूँ उनके शासक के बारे में। तो गुप्त साम्राज्य के अगर स्थापना की बात आती है तो श्रीगुप्त का नाम ही आता है, ये ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू में प्रश्न आएगा तो यही टिक करेगा, ये क्लियर है। अगर आप कोई और जानकारी किसी और सोर्स से पढ़ते हैं, वहाँ पर कुछ आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो आप उसके रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ों को सर्च करके तब ये चीज़ आपको बताई है। क्योंकि अलग अलग कहीं कहीं ना चंद्रगुप्त प्रथम भी लिखा हुआ है। मैं खुद इस इशू जब देखी हूँ तो मैं खुद शॉक्ड हूँ कि इतना कैसे एकदम मिसमैच हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट है, डिनाई नहीं कर सकता कोई भी, सिंगल वन। यहाँ पर जो गुप्त साम्राज्य के शासक जितने भी राजा रहे हैं उनके बारे में वन बाय वन एक छोटा सा सिर्फ नाम का इंट्रोडक्शन जानेंगे कि वो कौन कौन रहे हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन दिया, अपना अहम योगदान दिया, श्रम धन सब कुछ लगाया, बड़ा करने का प्रयास किया। तो उनके बारे में नाम में जानेंगे। उस नाम को जानने के बाद हम वन बाय वन करके और चीज़ों को आराम से देखेंगे। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो है श्रीगुप्त की। किसके द्वारा? श्रीगुप्त का। तो गुप्त वंश के पहले राजा का नाम श्रीगुप्त था, संस्थापक भी कह सकते हैं। उसके बाद जो इनका पुत्र हुआ वो है घटोत्कच। क्या नाम था उसका? उसका नाम है घटोत्कच, देख सकते हैं, ठीक है। पुत्र के बाद उनका घटोत्कच के बाद उनका पुत्र श्रीगुप्त शासक बना। तो ये लोग अक्सर जो है बहुत कंफ्यूज रहते हैं नामों को लेकर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समझ में आई बातें? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिलने लगी है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर गलत लिख उठी है, आई थिंक सो, क्योंकि गुप्त वंश के पहले राजा का नाम श्रीगुप्त था और घटोत्कच के बाद उसका पुत्र श्रीगुप्त शासक बना। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, श्रीगुप्त नहीं होगा, यहाँ पे चंद्रगुप्त होगा। श्री काट दो, ठीक है, वो गलती से टाइप मिस्टेक हो गया होगा। तो फिर उसके बाद घटोत्कच का जो पुत्र है वो चंद्रगुप्त था, फिर वो राजा बना। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक था। अब यही जो लाइन लिखी हुई ना बच्चों को यही कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि पहला शासक तो श्रीगुप्त भी बताया गया, फिर पहला शासक यहाँ, तो क्या दिक्कत, क्या मतलब, आखिर ग्लिच क्या है? तो यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम को इसलिए कहा जाता है, ये जो प्रथम यहाँ पर हिंदी में लिखा है ये रोमन नंबर में लिखा हुआ मिलता है। और ये कहा इसलिए जाता है ना क्योंकि श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों कह सकते हैं एक प्रकार से छीण थे। छीण मतलब समझते हैं, मतलब वर्थ इट नहीं थे, कोई मतलब नहीं थे, बस नाम के थे। बाकी कहिए कि कोई साम्राज्य को बड़ा करना, राजनीति में अच्छे होना, साम्राज्य को चला ले जाना, ये दोनों क्वालिटी घटोत्कच में और श्रीगुप्त में नहीं थी। इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम का नाम बाहर निकल के आता है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद से गुप्त साम्राज्य, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का सब कुछ मौर्य साम्राज्य फेमस हुआ था, वैसे गुप्ता डायनेस्टी इनके नेम पर फेमस हुई, क्योंकि इनके अंदर वो साहस, वो बल, वो क्षमता, वो शौर्यवीनता थी, जिसकी वजह से ये साम्राज्य को आगे बढ़ाए, बड़ा किए, विस्तार किए, बहुत सारे युद्ध किए, कब्जा किए, बनाए, ये सब किए। इसीलिए इनका नाम आपको दूसरी दूसरी किताबों में देखने को मिलता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक था जिन्हें महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ये महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी, किस शासक ने? तो ये नाम पूछा जाता है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में, तो ये ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। जिन्होंने लच्छवी कुमारी से विवाह किया था, लच्छवी कुमारी से शादी की थी इनकी। प्रोफेसर एम आर शर्मा के अनुसार कहते हैं कि गुप्त शासक वैश्य बनिया थे। क्षत्रिय कुल में विवाह के बाद में उनकी प्रतिष्ठा, मतलब जात से बनिया थे, बाद में ठाकुर की लड़की से विवाह करने के बाद ये उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, ये एक अलग बात है।
बट आपको ये ध्यान रखना है कि इनको महाराजा धीराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जिसकी वजह से ये काफ़ी फेमस हुए थे और ये पहले थे जिनको यह उपाधि दी गई थी। उसके बाद फिर बात आ जाती है राजा की समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त ने लगभग पूरे भारत पर विजय प्राप्त की थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, लड़ाई झगड़ा में इनका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि एक अद्वितीय शक्ति के रूप में भारत के अधिकांश लोगों का राजनीतिक एकीकरण करने में थे। पॉलिटिकल तरीके से कैसे लोगों को बांध कर रखना है, कैसे यूनाइट करके रखना है, इनकी उपलब्धि इसमें काफ़ी अच्छी थी। समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि, इनको भी महाराजा धीराज की उपाधि मिली हुई थी। सारे बड़े युद्ध जीतने के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। ये एक एमसीक्यू प्रश्न आपसे बहुत अच्छा बनता है कि अश्वमेध यज्ञ किस गुप्त शासक ने किया था, तो समुद्रगुप्त ने। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ किया था। ये कब होता था? जब ये राजा अपने युद्ध को जीतकर अपने घर आया करते थे, मतलब अपने राज्यपाठ राज में वापस जाया करते थे, तो वहाँ पर जितने भी यज्ञ ये जीतते लगभग, क्योंकि लंबे लंबे 6-6 महीने, साल, आपको क्या लगता है 1-2 दिन नहीं चलते थे, काफ़ी लंबे चलते थे। तो जब ये इस युद्ध को जीत के अपने घर आते थे तो यहाँ पर ये अश्वमेध यज्ञ कराते थे और विदेशी राजाओं के कई शासक जैसे शक और कुषाण राजाओं ने समुद्रगुप्त के वर्चस्व को स्वीकार किया और उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान की। फिर जो भी इनसे छोटे प्रांत के राजा रजवाड़ा या जो कुछ भी छोटे रियासत और प्रांत वाले, जानते ही जाहिर सी बात है कि अक्सर लोग दब जाते हैं, नहीं बोलते हैं। तो समुद्रगुप्त का जब इतना बड़ा नाम, फेम और चीज़ें हो रही थी, फेमस, सबके जुबान पर चर्चाएं हो रही थी, जो भी चीज़ें हो रही थी, तो उसमें ये बात देखी गई है कि मतलब उनके बारे में बताना, सिखाना, ये सारी चीज़ें होती थी और जो उनके नीचे रहते थे फिर वो उनके अधीन होके उनकी बातों को मानते थे और उनके द्वारा जो सेवाएं उनको प्रदान होती, जैसे रास्ते में है तो खाने की व्यवस्था, क्योंकि ढेर सारे सैनिक रहते थे, घोड़ों के लिए चना वगैरह, और पानी की व्यवस्था, टेंट वेंट की व्यवस्था। तो जो जो उस लड़ाई के क्षेत्र के दौरान जो जो साथ में बीच बीच में पड़ते जाते थे वो उनके साथ भी जाया करते, साथ ही साथ उनकी सहायता भी किया करते थे। ठीक है, तो ये कहते हैं मदद करना। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद बात आती है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये एक एक क्रम चलता आ रहा है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कभी कभी इनके परिचय तो बहुत कम ही पूछे गए हैं। जो इनकी उपलब्धियां हैं, जिस नाम से ज़्यादा फेमस हुए हैं, जो इन्होंने महान कार्य किए हैं, उनसे ही संबंधित बातें हमें ज़्यादा आती। चलिए, इसके आगे बढ़ने से पहले फटाफट क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया। चलिए जल्दी से क्विक, जो भी बच्चे नोट्स लिए हुए वो, उनको वहाँ पर चीज़ें शॉर्ट टर्म में मिलेंगी और वो सोच रहे हैं कि मैम यहाँ पर हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वहाँ पर हम कर, तो वो नोट्स आपके सिर्फ एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप उसको पूरी तरीके से रिवाइज करो, इस पर्पज़ से बनाई गई है। क्योंकि ऐसा फिर मैंने पहले पूरा बनाया था, फिर मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा क्रॉप किया, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने कहा था कि मैम छोटा बनाइए, तो मैंने छोटा किया ताकि आप उसको ईज़िली प्रिंट भी करवा सको, लिख सको, या तो मेन क्या है एग्ज़ाम के पहले रिवाइज। तो यहाँ पर मैं बड़ा पढ़ा रही हूँ ताकि यहाँ पर पूरी डिटेल में बताऊँ, और वहाँ पर आपको उतनी ही बात याद रखनी है जितना आपको डीएलएड की कॉपी में लिखना है, क्योंकि आप जानते हो कि कॉपी में हमें आंसर सिर्फ 1 से 1.5 लाइन लिखना है, क्योंकि टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी लिखने वाली सब उस कॉपी से करिए, जो बच्चे नोट्स परचेज़ किए, और जो यहाँ से है वो इन सारी लाइनों में फिर आप अपना छाँट के काट के आप खुद लिख लो। ठीक है, ध्यान रखो, बेसिक पढ़ाया जा रहा है, स्टोरी पहले समझ में आ जाएगी तो लिखना तो आप बिना लिखे हुए लिख लोगे, अगर कोई समझ रहा है ढंग से तो। ठीक है, चलो आ जाओ, बात कर लेते हैं, जान लेते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। चंद्रगुप्त ने एक आक्रामक विस्तारवादी नीति अपनाई थी। ठीक है, ध्यान से, चंद्रगुप्त ने एक आक्रामक विस्तारवादी नीति को अपनाया था। उन्होंने 375 से लेकर 415 ईस्वी तक शासन किया। ईस्वी तक उन्होंने शक क्षत्रप वंश के रुद्र सिंह तृतीय को हराया था और गुजरात में अपना साम्राज्य भी कायम किया था। मतलब जैसे जैसे इनका लोग का टाइम ड्यूरेशन आया, जो भी चीज़ें होती गई, तो राजपाट को चलाने के जो भी इनसे हो पाया करता था ये किया करते थे, और लोगों को मारा, राजा को हराया, उनके कब्जा किया, जो भी चीज़ें थी। तो इनकी जो पॉलिसी है, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कोई ऐसे बड़ा युद्ध कोई जीता, जैसे अशोक ने कलिंग का जीता था, अगर ऐसा कोई युद्ध के बारे में नाम चर्चा किया जा रहा है या प्रश्न बन रहा है तो वो ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। कुमारगुप्त की बात आ जाती है। कुमारगुप्त प्रथम ने अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय, ये बाप बेटे का क्रम चल रहा है, ध्यान रखिएगा, पिता चंद्रगुप्त द्वितीय से 451 ईस्वी में सत्ता प्राप्त कर ली थी, और 450 से लेकर 40 वर्षों की लंबी अवधि तक जो है इन्होंने शासन किया था। और इनका शासन लेकिन काफ़ी शांतिपूर्वक, क्योंकि इतना ज़्यादा राज्य फैल चुका था, लोग भी कम थे, उतना कोई आक्रमणकारी भी नहीं था, विदेशी आक्रमणकारी भी कोई नहीं था, तो कह सकते हैं कि इनको काफ़ी बेनिफिट मिला है
क्योंकि जो गुप्त वंश के बड़े बड़े कब्जे करने थे, लड़ाइयाँ करनी थी, लोगों को एक नए में मिलाना था, तो वो काम इनके जो पहले पूर्वज रहे थे वो कुछ हद तक इस चीज़ों को कर चुके थे। क्योंकि हर एक पिता अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ छोड़ता है, करता है, अपने नाती पोता के लिए करता है। तो वैसे ही सोच इन लोगों की भी थी कि हर चीज़ ये अपनी आगे की सोच के हिसाब से चलते। तो कमुस जो तो जब कुमार गुप्त का शासन का समय आया तो इनको चीज़ें कुछ आसान तरीके से मिली। फिर स्कंदगुप्त का नाम आता है और यहाँ पर कहते हैं कि कुमार आदित्य की उपाधि धारण की थी इन्होंने, ठीक है। कुमार आदित्य की उपाधि धारण की थी। 455 से लेकर 467 तक इनका ये पूरा रहा है। 12 वर्षों तो शासन किया और हूणों को पराजित किया था। हूणों के बारे में भी है, बताएंगे, ठीक है। हूणों को पराजित किया था। तो इस तरीके से ये है, कुछ देख सकते हैं। ये एक छोटा सा मैप है, मैप तो फिलहाल नहीं आता, लेकिन इनका जो एरिया था मैप के अकॉर्डिंग उस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से वो इतना पूरा एरिया कैप्चर था। इतना पूरा गुप्ता अम्पायर में ही आता था। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर थी सब इसमें ही बनी हुई थी या बंधी हुई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़िए, अब बात कर लेते हैं श्रीगुप्त के बारे में। अभी मैंने श्रीगुप्त के बारे में ऊपर आपसे डिस्कस तो किया, लेकिन थोड़ा सा और जान लीजिए तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त लोगों के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं। तो श्रीगुप्त का जीवन परिचय बताइए, श्रीगुप्त के बारे में क्या है। तो श्रीगुप्त का टाइम ड्यूरेशन 275 से लेकर 300, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। 275 से लेकर 300 ईस्वी तक। आगे बढ़िए, इनके बारे में कहते हैं, ये है, मिल लीजिए, देख रहे हैं, काफ़ी देखने में तो बहुत ही डिसेंट और बहुत अच्छे लग रहे हैं फिलहाल के लिए। ये है श्रीगुप्त प्रथम, भूलिएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, यही मैंने आपको पढ़ाना है। इनके बारे में ही बहुत सारी चीज़ें आपको मेरे को बतानी है। तो चलो आ जाओ, देखो यहाँ पर समुद्रगुप्त के इतिहास प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से ज्ञात है। समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ है। और गुप्त की प्रथम ऐतिहासिक शासक की अगर बात करते हैं तो श्रीगुप्त था। चीनी यात्री इतिसिंह कहते हैं कि 671 से लेकर 695 ईस्वी के टाइम ड्यूरेशन पे आया। मतलब ये सारी चीज़ें हुई। फिर श्रीगुप्त, उसने भी अपनी किताबों में श्रीगुप्त का उल्लेख किया, वर्णन किया। बनारस के पास में ऐसी कुछ मुद्राएं भी, इनकी कुछ मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं, और इसमें से एक मोहर पर गुप्तस्य लिखा था, दूसरे पर श्रीगुप्तस्य अंकित था। इतिहासकार ये मानते हैं कि गुप्त वंश के प्रथम राजा का नाम केवल गुप्त था, लेकिन श्री की उपाधि उसने राजा बनने के बाद धारण की थी। और कुछ वर्षों बाद अलग अलग लोगों ने यह बताया कि स्वतंत्र रूप से उपाधि वगैरह धारण की, फिर महाराजा की उपाधि वगैरह धारण की। तो श्रीगुप्त के बारे में अगर आपको मैं ये बताऊँ तो इन लोगों के बारे में बहुत डिटेल में नहीं है, क्योंकि इन्होंने कुछ वैसे सराहनीय या अच्छे काम नहीं किए थे जिसके बारे में चर्चा की जाए, ठीक है। क्योंकि ना ही इनका प्रजाओं की तरफ कुछ बहुत ज़्यादा रुख था या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा में थे कि राज्य पाट के लिए कुछ महान काम कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। तो ये कह सकते हैं कि इस गुप्त साम्राज्य की नींव श्रीगुप्त ने डाली थी, ठीक है। गुप्त वंश के संस्थापक के नाम को लेकर काफ़ी विवाद भी रहता है, लेकिन फिर भी इन्हीं का नाम से जाना जाता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये श्रीगुप्त के बारे में बेसिक सा इंट्रो था। फिर आगे बढ़ते हैं तो घटोत्कच का जानते हैं। घटोत्कच का जो टाइम ड्यूरेशन रहा है वो 309 से लेके 319 रहा। अक्सर लोग को डेट की कन्फ्यूजन होती है तो लोग इसको 375 से 300 में इनको भी जोड़ देते हैं, लेकिन ये 300 लेके 319 ईस्वी तक रहा है। ये है घटोत्कच। नहीं जानते हैं, नहीं मिले हैं तो ज़रूर देख लीजिए। कुछ इसी तरीके से घटोत्कच था, उसकी भी शक्ल, वेशभूषा, गड्ढा वगैरह ऐसे ही हुआ करती थी उस टाइम ड्यूरेशन के बाद। और ये श्रीगुप्त का पुत्र था, ठीक है, श्रीगुप्त का पुत्र था। तो ये कहते हैं कि श्रीगुप्त की मृत्यु के पश्चात घटोत्कच, उनका पुत्र जो था वो शासक बना, और इसने भी महाराज की उपाधि को धारण किया था। घटोत्कच का भी शासन जो है स्वतंत्र ना होकर किसी के अधीन शासक में रहा था। मतलब ये लोग उतना खुद पे क्षमतावान नहीं थे कि हर चीज़ को चला पाएँ, कर पाएँ, हर पग पे सलाह लेना, हर पग पे उनके बताए हुए रास्ते पे चला, कुछ ऐसा इन लोग का था। तो कहते हैं कि समुद्रगुप्त के समय के सुप्रिया अभिलेख, बहुत सारे अभिलेख हैं, क्योंकि स्कंदगुप्त इन लोग के टाइम पर अभिलेख वगैरह लिखे गए थे। तो यहाँ पर कहते हैं कि प्रभावती गुप्त ने पूना ताम्रपत्र अभिलेख में घटोत्कच गुप्त वंश का संस्थापक था, ठीक है, ध्यान रखना। परंतु समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, ठीक है। अलग अलग लोग अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें लिख कर रखे हुए हैं जिनके बारे में सारी चीज़ें बोलती है। ये महाराज की जो उपाधि थी वो इसने भी धारण की थी। तो दोनों राजाओं के बारे में आपको मैंने बताया, दोनों शासक के बारे में बताया। आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ ध्यान रखना है, तो ये कि इनकी जो डेट है
वो डेट आप ध्यान रखें, बाकी आपको बहुत परेशान नहीं होना है। और गुप्ता डायनेस्टी के जो एस्टैब्लिश मतलब संस्थापक है उनका आपको नाम थोड़ा ध्यान रखना होगा, पूछा जाता है। ठीक है, अब आइए कुछ प्रश्न भी कर लेते हैं। टॉपिक तो हमने यहाँ तक कर लिया है। ठीक है, अब कुछ प्रश्न भी देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। पहला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो देख सकते हैं यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम था। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको ये अक्सर देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने लिया भी, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चंस को चेक किया तो बहुत कम जगह पे श्रीगुप्त का आंसर है, हमेशा चंद्रगुप्त प्रथम का आ रहा है। अगर चंद्रगुप्त प्रथम का दिया है तो टिक करिएगा, नहीं दिया है चंद्रगुप्त प्रथम का तो आप श्रीगुप्त को टिक करिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। और दोनों का अगर दिया है क्या होगा, तो दोनों में अगर दोनों का ऑप्शन लिखा है तब आप श्रीगुप्त पे ही जाइएगा, क्योंकि मोस्टली उनका ही सही हो सकता है, क्योंकि नाम पहले उनका आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें एक बार आप लोग थोड़ा डीपली सर्च करिएगा। फिलहाल बस फ्री टाइम है अभी बहुत सारा, तो एक बार थोड़ा डीपली सर्च करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा तो हर जगह चंद्रगुप्त आ रहा है, कुछ कुछ जगह पर श्रीगुप्त आ रहा है, तो इससे थोड़ी सी लिटिल कन्फ्यूज़न है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बार सर्च करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरा है प्रथम गुप्त राजवंश कौन था। प्रथम गुप्त राजवंश के बारे में यहाँ पर देखिए नाम होता है, साम्राज्य का पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। बार बार यही चीज़ आ रही, मैंने कई क्वेश्चंस में देखा जिन्होंने विवाह किया गुप्तों को लक्ष्मी के साथ एकजुट को जोड़ा, फिर उनके पुत्र समुद्रगुप्त ने, फिर वही चीज़ें चलती गई। ठीक है, गुप्त राजवंश किसके लिए जाना जाता है, तो गुप्त राजवंश फेमस क्यों है बहुत ज़्यादा, गुप्ता डायनेस्टी तो गुप्त काल की भारतीय मंदिर वास्तुकला की शुरुआत का प्रतीक है। जो मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उनके लिए काफ़ी बढ़िया है। कंकाली देवी का दशावतार मंदिर, ये आपके पेपर में पूछा जाता है कि किस राजवंश से बना था, तो ये मेहरगढ़ में है। ठीक है, उसके बाद फिर अरण में विष्णु का है, वर्षा का मंदिर है। मैं इनके मंदिरों के बारे में आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी, चित्र भी दिखाऊंगी, लेकिन दूसरी क्लास में। तो चित्रकला और इन सारी की जो इनको स्वर्णयुग भी कहा जाता है, क्योंकि कलाओं से काफ़ी परिपूर्ण थे, बहुत अच्छी अच्छी कलाएँ ये लोग बनाया करते थे, मंदिर को कुतुब वुतुब टाइप का। गुप्त वंश का प्रथम और अंत कब हुआ, सॉरी पूछ रहा है कि इसका प्रारंभ और कब हुआ। तो प्राचीन गुप्त राजवंश में 3वीं शताब्दी के मध्य के अंत में 543 ईसा पूर्व में शासन मतलब रहा है लगभग श्रीगुप्त के द्वारा स्थापित यह राजवंश चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त आदि शासकों के साथ प्रसिद्ध हुआ था। तो ये चीज़ें इनके बारे में है छोटी छोटी सी। अभी और भी प्रश्न करवाएंगे, बहुत परेशान नहीं होना, लेकिन जो एक क्वेश्चन है थोड़ा डाउट का, इसको क्लियर कर लीजिएगा। मेनली जहाँ तक है कि यही है, एक बार अगर कोई क्रॉस है तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, फिर अब ये क्लास करते हैं ओवर। जो भी चीज़ें थी इनके बारे में बताया, अब हमको नेक्स्ट क्लास करेंगे। अभी इनके ऊपर कम से कम एटलीस्ट कुछ नहीं तो 3 से 4 क्लास आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इन सबसे प्रश्न बड़े ज़्यादा आते हैं और मेनली तो ये करवाएंगे अच्छे से डिटेल, ताकि आपको क्लियर रहे कॉन्सेप्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। क्लास पसंद आई लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, मैं देखूँगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।